प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा, ये केंद्र युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए तैयार करेंगे। सरकार ने कहा, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और वो नियंत्रण में है। मिजोरम विधानसभा की सभी सीटों और छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन। मतदान 7 नवंबर को। ऑपरेशन अजेय के तहत अब तक 5 उड़ानों में लगभग 1200 भारतीयों को इस्रायल से वापस लाया गया। भारतीय शतरंज ग्रैंडमास्टर कार्तिकेयर मुरली ने कतर मास्टर्स में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में पुणे में बांग्लादेश ने भारत के सामने 257 रन का लक्ष्य रखा। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत न केवल अपने देश बल्कि विश्व के लिए कुशल पेशेवर तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों की शुरूआत के अवसर पर बोल रहे थे। राज्य के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए गए ये केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न सेक्टरों में कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में कुशल भारतीय युवाओं की मांग बढ़ रही है। एक अध्ययन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 16 देशों ने 40 लाख कुशल युवाओं को रोजगार देने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र हमारे युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए तैयार करेंगे। इन केंद्रों में कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े कौशल सिखाए जाएंगे। आधुनिक तौर तरीके से खेती कैसे हो, इससे जुड़ी स्किल्स सिखाई जाएगी। महाराष्ट्र में मीडिया और एंटरटेनमेंट का काम इतना बड़ा काम है, इसके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग देने वाले अनेक केंद्र स्थापित होंगे। प्रधानमंत्री ने विदेशी भाषाओं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से भाषांतरण में कौशल प्रशिक्षण पर भी जोर दिया। 10-20 अच्छे दुनिया में काम में आ जाएं, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना हो या एआई के माध्यम से उनको इंटरप्रेटर के रूप में लैंग्वेज समस्याएं न आए, तो ये चीजें विदेश में जाने वाले लोगों के लिए बहुत काम आती है। और इस प्रकार से जो पहले से तैयार होते हैं, कंपनियां भी उनको जल्दी रिक्रूट करती हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवार सरकार की कौशल विकास योजनाओं से लाभ उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कौशल विकास पर केंद्रित ये योजनाएं समाज में सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेंगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं को देश का सबसे बहुमूल्य संसाधन मानते हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले देश में युवा शक्ति पर इतना निवेश नहीं किया गया। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, महाराष्ट्र के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री मंगल प्रभात तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर राज्य के युवा भी बड़ी संख्या में मौजूद थे। प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आधुनिक और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के समावेश से लोगों को समग्र स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। राष्ट्रपति ने बिहार यात्रा के दूसरे दिन आज पटना एम्स के पहले दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आयुर्वेद, योग, यूनानी और सिद्धा जैसी सभी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का समावेश समय की मांग है। उन्होंने कहा कि एम्स इस क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रपति ने एम्स और अन्य चिकित्सा संस्थानों से मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों के उपचार की प्रणाली विकसित करने को कहा। मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मेंटल हेल्थ के क्षेत्र में भी एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को और अधिक रिसर्च करनी चाहिए और अन्य संस्थानों को भी मेंटल हेल्थ एजुकेशन और इससे संबंधित ट्रीटमेंट सिस्टम सेटअप करने के लिए गाइड करना चाहिए। राष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को डिग्री तथा पदक प्रदान किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। सरकार ने कहा है कि चीनी, गेहूं, चावल और खाद्य तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में हैं।
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव संजीव चोपड़ा ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि सरकार इन वस्तुओं की कीमतों की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और यह सुनिश्चित करेगी कि त्योहारी सीजन के दौरान इनकी कीमतें नियंत्रण में रहें। चीनी की कीमतों पर श्री चोपड़ा ने कहा कि देश में 57 लाख टन चीनी की उपलब्धता है, जो 2.5 महीने की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। 1 अक्टूबर से हमारा नया शुगर सीजन शुरू हुआ तो 57 लाख टन हमारा स्टॉक था और ये करीबन 2.5 महीने की रिक्वायरमेंट के लिए पर्याप्त। तो उसके अलावा अब हमारा क्रशिंग शुरू होने वाली है, कई जगह थोड़ी शुरू हो भी गई है। अगले महीने के शुरू में चीनी और आनी शुरू हो जाएगी मार्केट में, उससे दाम और बढ़ेगा। श्री चोपड़ा ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पूरे साल उचित मूल्य पर चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अगले आदेश तक चीनी निर्यात पर प्रतिबंध जारी रखा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीनी की कीमतें 12 साल के उच्चतम स्तर पर होने के बावजूद भारत में चीनी दुनिया में सबसे सस्ती है। देश में गेहूं की उपलब्धता पर श्री चोपड़ा ने कहा कि वर्तमान में 230 लाख टन गेहूं का भंडार है। चावल की कीमतों पर उन्होंने कहा कि कटाई के मौसम के कारण नई फसल मंडियों में आएगी, जिससे आने वाले महीनों में इसकी कीमतों में कमी आएगी। 1 अप्रैल 2024 को 76 लाख टन का हमारा बफर है, तो हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है। जरूरत पड़ने पर न केवल ये 87 लाख टन जो हमारे पास है ओपन मार्केट सेल में प्राइसेस को नियंत्रण में रखने के लिए, इसके अलावा ये जो 76 लाख टन है हमारे पास रिजर्व का, बफर का, उसमें भी हम सरकार की अनुमति लेकर उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गेहूं के दाम सरकार नियंत्रण में रखेगी, ये हमारा आश्वासन है। श्री चोपड़ा ने यह भी कहा कि देश में खाद्य तेलों का पर्याप्त भंडार है और वर्तमान में ये पिछले वर्ष के 25 लाख टन के मुकाबले 36 लाख टन है। सरकार ने खादी को लोकल से ग्लोबल बनाने का पूरा प्रयास किया है। खादी की बिक्री अब 1,35,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 9,50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। श्री मनोज कुमार ने कहा कि खादी ग्रामोद्योग में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं को ऋण भी मिलता है। विकास योजनाओं के साथ साथ हम लोग प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के माध्यम से हमारे देश के युवाओं को, हमारी मातृशक्ति को, इन सभी लोगों को हम लोग 1 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए तक का लोन मुहैया करवाते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग 35% तक की सब्सिडी देते हैं, जिससे युवा ग्रामीण क्षेत्र में अब स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ये साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मीटर पर सुना जा सकता है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि कोयला उत्पादन बढ़ाने के समय ये सुनिश्चित किया जाता है कि इससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। मंत्रालय ने कहा है कि इसके लिए कम से कम वन क्षेत्र को बदला जाता है और इसके बदले 2 गुना वन क्षेत्र बढ़ाया जाता है। मंत्रालय ने एक वक्तव्य जारी कर कहा कि इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय और राज्य सरकारों की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाता है। मिजोरम और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने का कल आखिरी दिन है। मिजोरम की सभी 40 सीटों और छत्तीसगढ़ की 90 में से 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। इन दोनों राज्यों के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को होगी और 23 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। मिजोरम में जोरम पीपल्स मूवमेंट के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार लाल दुहावना ने सिरछिप से और मिजोरम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लाल सावदा ने आइजोल पश्चिम 3 से नामांकन पत्र दाखिल किया। मुख्यमंत्री जोरमथांगा कल नामांकन दाखिल करेंगे। अब तक 78 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय नेता प्रचार के लिए आइजोल में हैं। आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 9 वर्ष में केंद्र सरकार जनजातीय समुदाय के विकास के लिए 1,32,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने आज राज्य के बस्तर डिवीजन में जगदलपुर और कोंडागांव में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कोंडागांव में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को माओवादी समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि बस्तर में एनएमडीसी स्टील प्लांट के निजीकरण की कोई योजना नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के लोगों को पत्र लिखकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश की शीर्ष 3 अर्थव्यवस्था में शामिल होने के करीब है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के कारण 1 करोड़ 36 लाख लोग गरीबी से बाहर आए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश देख रहा है कि कैसे वर्ष 2014 में केंद्र में भाजपा की सरकार आने के बाद मध्य प्रदेश ने विकास किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि ऑपरेशन अजय के अंतर्गत अब तक 5 उड़ानों में लगभग 1200 लोगों को इजरायल से वापस लाया गया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ये जानकारी दी। ऑपरेशन अजय जो चल रहा है उसके तहत करीब 1200 लोग अभी वापस आए हैं 5 फ्लाइटों पर। 18 इनमें से नेपाली नागरिक भी शामिल है। हम सिचुएशन का जायजा ले रहे हैं और आवश्यकता के आधार पर हम फ्लाइट्स और प्लान करेंगे। गाजा में स्थिति ऐसी है, निकलना थोड़ा मुश्किल है। श्री बागची ने कहा कि भारत ने इजरायल पर आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के सभी स्वरूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए एक साथ होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की और गजा के अल अहली अस्पताल में नागरिकों की मौत पर संवेदना व्यक्त की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत फलस्तीनी लोगों को मानवीय सहायता भेजना जारी रखेगा। उन्होंने क्षेत्र में आतंकवाद, हिंसा और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। श्री मोदी ने इजरायल फलस्तीन मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही सैद्धांतिक स्थिति को दोहराया। इस बीच इजरायल की यात्रा पर गए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आज इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। बाद में वे मध्य एशिया के अन्य देशों की यात्रा पर भी जाएंगे। श्री नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि अभी तक किसी भी देश ने इजरायल जैसी त्रासदी नहीं झेली है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुरूप आत्मरक्षा के इजरायल के अधिकार का समर्थन करता है। कार्तिकेयन मुरली ने कतर मास्टर्स शतरंज क्लासिकल टूर्नामेंट में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है। 24 वर्षीय कार्तिकेयन मुरली मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कार्तिकेयन की सफलता ने भारत को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री ने उन्हें अगले दौर के लिए शुभकामनाएं भी दी। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि मैग्नस कार्लसन को हराना भारतीय शतरंज खिलाड़ी के लिए उल्लेखनीय क्षण है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ठाकुर ने कहा कि भारत के प्रतिभाशाली युवा ग्रैंड मास्टर द्वारा शतरंज की दुनिया में इस उपलब्धि को देखकर उन्हें खुशी हो रही है। पुणे में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 257 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 34 ओवर में 3 विकेट पर 201 रन बना लिए हैं। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 256 रन बनाए। बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए। टूर्नामेंट में कल बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा ये केंद्र युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए तैयार करेंगे। सरकार ने कहा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और ये नियंत्रण में है। मिजोरम विधानसभा की सभी सीटों और छत्तीसगढ़ में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन, मतदान 7 नवंबर को। ऑपरेशन अजय के तहत अब तक 5 उड़ानों में लगभग 1200 भारतीयों को इजरायल से वापस लाया गया। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में पुणे में बांग्लादेश ने भारत के सामने 257 रन का लक्ष्य रखा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।